Hello guys and welcome to Bulldog Stock Market series. So firstly I would like to thank you all for joining us today in this session. Now without wasting any time, let's get started. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशन ऑन आईपीओ प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीओ के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ, राइट। तो सबसे पहले तो आईपीओ फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आईपीओ होता क्या है। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीओ में क्या, शेयर का प्राइस डिसाइड करना। अगर कंपनी है वो शेयर ला रही है तो किस प्राइस पे शेयर को लाएगी उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो जो आईपीओ का जो प्राइस है वो दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आता है अपना फिक्स्ड प्राइस मेथड, ठीक है। तो ये अभी एक मैं थोड़ा सा फैक्ट बताऊं तो ये अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे ना, जब भी आईपीओ लाते थे तो फिक्स्ड प्राइस रख देते थे कि भाई हमारा जो शेयर है वो 100 रुपये पे लिस्ट होना है। तो जो भी इन्वेस्टर्स उसमें अप्लाई करते थे वो 100 रुपये के हिसाब से ही उस पर इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। बट अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया, इसे चेंज कर दिया गया। अब एक बुक बिल्डिंग मेथड आ गया। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिक्स्ड प्राइस जो कंपनीज होती हैं वो प्राइस की रेंज दे देती हैं। वो बोल देती हैं कि भाई हमारा जो शेयर प्राइस है वो जैसे इस एग्जांपल में दिया है 165 से 166, तो वो बता देते हैं कि भाई आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में रख सकते हो हमारा प्राइस, और जिस प्राइस पे भी मैक्सिमम बेट्स आएंगी वो हमारा प्राइस डिसाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो जो लोगों को आईपीओ के लिए ऐसा होता है कि भाई मेरे को आईपीओ चाहिए ही चाहिए, वो मैक्सिमम लोग अपर लिमिट पे या अपर रेंज पे अप्लाई करते हैं इसका, ठीक है ना, आईपीओ के लिए। नेक्स्ट इज आईपीओ ग्रेडिंग। देखो अब आईपीओ ग्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि भाई कई बार कंपनी प्राइवेट उसके लिए जाती है पार्टनरशिप के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आईपीओ। क्यों? क्योंकि आईपीओ का जो प्रोसेस होता है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। मतलब इसमें कंपनीज को बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके बहुत से इनको डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करने होते हैं, तब जाके कहीं वो आईपीओ के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट होता है आईपीओ ग्रेडिंग का। आईपीओ ग्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है ना, सेबी जो है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कुछ कंपनीज को ऑथराइज किया हुआ है बाकी कंपनियों की ग्रेडिंग करने के लिए। ग्रेडिंग करने के लिए मतलब इन जनरल उनको रेटिंग देने के लिए, ये कंपनी 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, XYZ है, जो भी है, ठीक है। तो वो जो 4 कंपनी है वो है केयर, क्रिसिल, ICRA और फिच। तो इनका काम क्या होता है ना, ये कंपनी की हिस्ट्री वगैरह स्टडी करते हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस वगैरह स्टडी करके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे स्टडी करके कंपनी को ग्रेडिंग देते हैं कि कंपनी 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, XYZ है, जो भी ऐसा है, ठीक है ना। तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कैसे करते हैं, क्या इनको ग्रेडिंग करना होता है, क्यों करना होता है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हम ग्रेडिंग पता करें कि कंपनी की क्या है और उसके पीछे का रीज़न पता करें कि क्या पैरामीटर्स ऐसे थे जिसकी वजह से उसे ये रेटिंग मिली। जैसे ही हमें वो पता चल जाएगा हमारा काम उतने में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्रेडिंग, ठीक है। ग्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो जो भी कंपनीज होती है इंडिपेंडेंट काम करती है, इनका कोई ऐसा काम नहीं होता कि इन्हें ज़बरदस्ती बोला गया करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट काम करती हैं तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इश्यूज देती हैं आपको कि हाँ भाई ये कंपनी का ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, अब आपको करना है तो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मान लो जैसे इसने रेटिंग दी, तो आप रेटिंग देंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। जिस भी इन्वेस्टर को पता चलेगा कि हाँ यार ये अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो जनरली उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा ही जाएगा, और वो जाएगा तो इसमें इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आईपीओ ग्रेडिंग है उसके कुछ की पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। देखो इसमें क्या होता है ना, ये देखा जाता है कि जो कंपनी है वो जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री कैसे है। जैसे इंडस्ट्रीज बहुत टाइप की हो सकती है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलो, चाहे पावर बोलो, चाहे रेन्यूएबल एनर्जी बोलो, चाहे आप ऑटो सेक्टर बोलो, चाहे फार्मास्यूटिकल बोलो, कुछ भी बोलो, XYZ, बहुत टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और कंपनी उस सेक्टर में कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है, ये देखा जाता है। दूसरा,
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी। देखो क्या होता है ना, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो एक सेक्टर में अकेली वही कंपनी। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एक ही कंपनी हो और उस सेक्टर में उसके अलावा और कोई कंपनी हो ही ना। तो उस केस में ना कंपनीज को वैल्यू करने के लिए या उनको रेटिंग देने के लिए उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है कि क्या भाई ये जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको compete कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और कर रही है तो क्या ऐसा एडवांटेज है इसके पास जो ये जिसका यूज करके ये कॉम्पिटिटर्स को अपना कंपटीशन दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज डिस्कस की जाती है, जो पैरामीटर होता है वो होता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सच में ऐसी है कि वो आईपीओ लॉन्च करे और बिजनेस करे फर्दर, या फिर ऐसी कंडीशन है कि वो बिजनेस कर ही नहीं सकती। क्योंकि देखो ऐसा कोई भी नहीं करेगा ना कि मैं अपनी जेब से हर साल पैसा भरते जाऊँ कंपनी में। कंपनी खड़ी करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप में से कोई भी बंदा कुछ भी नाम की कंपनी खड़ी कर सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बट मेन फोकस यही रहता है कि भाई अगर कोई कंपनी है तो उसमें से वो प्रॉफिट्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। वो जो मोटिव है किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस का, जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स कमाना, बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो अगर आपको वही ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो फिर आप क्या ही बिजनेस करोगे कंपनी के लिए, है ना। तो इसके लिए देखा जाता है कि उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोई भी जो कंपनी होती है ना उसकी बैकबोन होती है उसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखा जाता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है उसका तो नो डाउट कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो आप सभी ने एप्पल का नाम सुना होगा और आप सभी को ये भी पता होगा कि एक पॉइंट पे इसके जो ओनर है स्टीव जॉब्स, अब तो नहीं रहे, बट उन्होंने ही इस कंपनी को स्टार्ट किया होगा। तो आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट पे स्टीव जॉब्स को एप्पल से ही बाहर कर दिया गया था, मतलब उनको उन्हीं की कंपनी वालों ने अपनी कंपनी से बाहर कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एप्पल की सेल्स डाउन हो गई, एप्पल का वर्किंग कम हो गया और एप्पल न्यू इनोवेशन कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उनका मेन मैनेजमेंट करने का काम था, जो स्टीव जॉब्स का विजन था, वो ही चला गया। बाद में ये बात अलग है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल को वापस एक्वायर कर लिया था, पिक्सार और नेक्स्ट करके एक उनकी कंपनी थी उससे। खैर वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट कैसे इफेक्ट कर सकता है कंपनी को। ठीक है ना। तो आईपीओ ग्रेडिंग में ये भी देखा जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाता है कंप्लायंसेस एंड लिटिगेशन हिस्ट्री। क्या कंपनी के ऊपर कोई क्लेम तो नहीं है या कोई केसेस तो नहीं चल रहा है। ये भी काफ़ी देखा जाता है कंपनी को उसकी वैल्यूएशन या उसकी रेटिंग देने से पहले। जैसे हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि भाई आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कुछ ऊटपटांग काम तो नहीं किया। ऐसी कंपनी का भी बैकग्राउंड चेक होता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर कोई केसेस तो नहीं है या कोई फ्रॉड तो नहीं किया कंपनी ने या कोई घपला तो नहीं किया। तो उसके लिए कंप्लायंस एंड लिटिगेशन हिस्ट्री को चेक किया जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है रिस्क का। देखो कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत रिस्की होते हैं। जैसे आज से अगर कुछ साल पहले मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्की सेक्टर्स था। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंसान का चेंज को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको एक ही चीज़ कंसिस्टेंटली मिलती जा रही है तो आप चेंज नहीं करना चाहोगे। अभी तक लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चला रहे थे तो वो चलाते ही रहेंगे, उन्हें किसी को भी पसंद नहीं कि हम स्विच करें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना एक बहुत मुश्किल काम लग रहा था लोगों को, बट आज टेस्ला ने प्रूव करके दिखाया कि नहीं भाई ये मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। तो रिस्क के बेसिस पे भी कंपनीज को वैल्यू किया जाता है कि अगर रिस्क ले रही है तो क्या वो कैलकुलेटेड रिस्क है, क्या वो रिस्क उसको रिटर्न्स दे सकते हैं या बस अंधे पैरों जैसे रिस्क लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी एक ड्राफ्ट टाइप का बना के देती है जिसमें वो अपनी डिटेल्स देती है कि कंपनी की क्या हिस्ट्री है, कंपनी कैसे चालू हुई थी, कंपनी क्या बिजनेस करती है, वो क्यों कर रही है ऐसा। ठीक है ना। नेक्स्ट वो लोग देखते हैं कि कितना इक्विटी स्टेक दे रही है, मतलब कितने शेयर्स बेचना चाह रही है कंपनी और उनके अगेंस्ट वो कितना पैसा रेज करना चाह रही है। ठीक है, फिर हम देखा जाता है एंटायर हिस्ट्री, कंपनी की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कैसे कर रही है, वो कब उसने स्टार्ट किया था, कौन उनके चेयरमैन थे, ये वो सब XYZ उसकी डिटेल दी जाती है, उसमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें होता है वो होता है 5 ईयर P&L, मतलब 5 साल का जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देखते हैं। वो बैलेंस शीट देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट पता ना आप लोग को, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस, ये समझ लो एक्सपेंसेस लिखते हो एक साइड और एक साइड इनकम लिखते हो कि आपकी कितनी इनकम आ रही है और आपके कितने खर्चे जा रहे हैं।
तो वो बैलेंस शीट होती है। फिर कैश फ्लो देखा जाता है कि कैश फ्लो में ये रहता है कि आपका कितना पॉजिटिव कैश आ रहा है, क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपके लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब देखा जाता है उसमें। और ये पूरा एंटायर प्रोसेस यूज़ किया जाता है अपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है यूज ऑफ फंड्स। देखो, किसी भी कंपनी जब भी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसको फंड्स की ज़रूरत होती है। अब हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि अगर वो फंड्स हमसे ले रही है तो फंड्स का क्या यूज़ करने वाली है, वो उस फंड्स का क्या यूज़ करेगी और कैसे यूज़ करेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी रीज़न हो सकता है कंपनी को डेट पे करना हो, कर्जा हो उसके ऊपर, वो अपने शेयर्स बेच के जो पैसा आएगा उससे कर्जा चुकाना चाहती हो सकता है एक्सपेंशन करना हो, कंपनी ये सोच रही है कि यार हम थोड़ा सा पैसा उठा लेते हैं मार्केट में और हम अपनी कंपनी एक्सपैंड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको यूज ऑफ फंड्स जो है ना वो जरूर देखना है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है अदर लाइबिलिटीज। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या कंपनी के ऊपर कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है, मतलब उसे कोई कर्जा वर्जा तो नहीं चुकाना, या कोई ऐसा पुराना केस वगैरह तो नहीं चल रहा जो उसे सॉल्व करना है ऐसा वैसा, ठीक है। तो आप जब भी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करने जाएं तो सबसे पहले कंपनी का रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो पैसे का यूज क्यों करने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर आईपीओ लॉट्स। तो देखो, जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रूल बना के रखा है कि आईपीओ की जो ट्रेडिंग होती है, जो आईपीओ की लिस्टिंग होती है, उसका मिनिमम प्राइस होता है 15,000 रुपीज़। मतलब अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम आप 2 लाख, इसी रेंज के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आईपीओ में, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो अब आईपीओ ना लॉट्स में ट्रेड किया जाता है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपनी कंपनी का जो प्राइस है वो चूज कर सकता हूँ कि मेरे को शेयर प्राइस कितना लाना है। तो मान लो मेरी कंपनी का मैं शेयर प्राइस ला रहा हूँ 100 रुपये पे, ठीक है, कि मेरी कंपनी 100 रुपये पे लिस्ट होगी, तो या मेरी कंपनी का आईपीओ जो है वो 100 रुपये का होगा। तो जो हमारा लॉट साइज होता है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा कि 15,000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब कि एक लॉट जो होगा वो हमारा होगा 150 शेयर्स का, ठीक है। तो मतलब मिनिमम मैं इसका एक लॉट ले सकता हूँ या फिर 150 शेयर्स ले सकता हूँ। आईपीओ में ट्रेडिंग हमेशा लॉट्स में होती है, इसमें आप फ्रैक्शनल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं ले सकते, या फ्रैक्शनल नंबर ऑफ लॉट्स नहीं ले सकते कि आप 1.5 लॉट ले लो या 1.7 लॉट ले लो, ऐसा नहीं होता। आप या तो एक लॉट ले सकते हो, या तो 2 ले सकते हो, या तो 3 ले सकते हो, और ऐसे इंटीग्रल नंबर्स में ही आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर जैसे अगर ये अपना मिनिमम लॉट साइज आ गया 150 शेयर्स का, मैक्सिमम आ जाएगा 2,000 शेयर्स का, क्योंकि वो 2 लाख हो जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो ये होता है आईपीओ के लॉट्स का, ठीक है। आप जो अपने इंटीग्रल वैल्यूज हैं उसमें बिडिंग कर सकते हो, चाहे आपको एक लॉट लेना हो, 2 लॉट लेना हो, 4, 5, 6, 7, जो भी मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आईपीओ प्रोसेस। तो देखो, आईपीओ का जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा लंबा टाइम रहता है। सबसे पहले क्या होता है, आईपीओ की ना अनाउंसमेंट होती है, कंपनी अनाउंस करती है कि भाई हम लोग अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी अनाउंस करेगी कि हम लोग आईपीओ ला रहे हैं अपना। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कंपनी बिडिंग यूज करती है अपनी, मतलब बिडिंग चालू करती है कि भाई जिस जिसको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है 3 दिन का टाइम देती है कि आप 3 दिन में अपना बिडिंग कर सकते हो मेरे शेयर्स के लिए, और फिर आपका आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी आप बिड करते हो ना, तो देखो आपको ना अपने ब्रोकर को एक मैंडेट देना होता है। इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे जिसमें पूरा आईपीओ प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि आईपीओ का कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आपको मैंडेट बना के देना होता है, जिसमें क्या होता है ना, पहले क्या होता था, जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते थे तो जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है उससे पैसे कट जाते थे और कंपनी के पास चले जाते थे। फिर अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए तो ठीक है, आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट में आ जाएंगे, वरना आपका पैसा वापस आ जाता था। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था, मतलब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता था। फिर हमारी सेबी ने क्या किया, उन्होंने रूल चेंज कर दिया। उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप आईपीओ जो अलॉट कर रहे हो उसमें सीन ऐसा रखो कि आप पैसे अपने पास मत लो। जैसे ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, जितना भी अमाउंट है, मान लो आपने मिनिमम लॉट 1 लॉट के लिए अप्लाई किया, तो आपका जो 15,000 का अमाउंट है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपके पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे, आपके सामने ही रहेंगे, बट वो ब्लॉक हो जाएंगे, आप उनको यूज नहीं कर सकते एक फिक्स टाइम पीरियड तक, ठीक है।
फिर क्या होता है, जैसे ही आपने बिडिंग कर दी तो अब आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल रैंडम होता है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले आए तो आपको ज़्यादा शेयर दे दिए, या आपने ज़्यादा प्राइस पे बिड किया तो आपको ज़्यादा दे दिया, या ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता। आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो पूरा रैंडम होता है। वो रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करेंगे और उसे आईपीओ मिल जाएगा। आपकी किस्मत रही तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, सबसे पहले होती है बिडिंग, जिस दिन आप बिड कर सकते हो 3 दिन। फिर आता है आपका आईपीओ अलॉटमेंट। आईपीओ अलॉटमेंट वाले दिन आपको पता चलता है कि आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। फिर होता है इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स। उस दिन क्या होता है, जो आपके पैसे होते हैं वो वापस किए जाते हैं। मतलब जो आपका जो पैसे थे, जो आपका अकाउंट पे एक फ्रीज लगा हुआ था कि आप ये 15,000 यूज़ नहीं कर सकते, वो हट जाता है और आप वापस से अपने पैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है लिस्टिंग। मतलब लिस्टिंग डे पे क्या होता है, जो आईपीओ रहता है, जो भी कंपनीज होती हैं उसके जो शेयर्स होते हैं वो उस मार्केट प्राइस पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब आईपीओ पे पैसे लगाने से पहले थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कंपनी का पूरा डिटेल रिसर्च कर लो कि कंपनी, उसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ही लो। बिल्कुल चार्ट जाओ उसको कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या करना चाह रही। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले पूरी रिसर्च कर लो कि उसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या बता रहा है, कंपनी इस पैसे क्यों रेज कर रही, क्या करना चाह रही। ठीक है, अब जो आईपीओ होते हैं ना वो हमेशा 2 से 4 साल बाद यूज किए जाते हैं, इशू सो दैट एवरीथिंग लुक स्ट्रॉन्ग टू योर रिसर्च। मतलब कभी भी मान लो मेरी कंपनी है, अगर मुझे कंपनी के लिए पैसा चाहिए तो मैं आज ही आईपीओ अनाउंस नहीं कर दूंगा, मैं कम से कम 2 से 4 साल बाद अनाउंस करूंगा। और उन 2 से 4 साल में मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करूंगा। कैसे? मैं अपना डेट रिड्यूस कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई एक काम करो, डेट रिड्यूस कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है पे कर दो, ताकि जितना कम से कम डेट होगा उतना ज़्यादा मैं पैसा रेज कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं कंपनी की इमेज अच्छी बना लगूंगा कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, ये सब लोगों के दिमाग में डालने लगूंगा। 4-5 साल के अपने फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूंगा ताकि जो इन्वेस्टर्स हों वो अट्रैक्ट हों। ठीक है, फिर जो आपको नेक्स्ट चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ऐसा कोई कंपनी दिखा रही है तो उसकी 3-4 साल की हिस्ट्री तो देखो, और उससे पहले की भी हिस्ट्री देखो कि उससे पहले वो कंपनी क्या कर रही थी एग्जैक्टली, और अब वो पैसे रेस कर रही है। तो जो मैंने बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो उस पैसे का यूज़ कैसे करने वाली है, ये हमेशा याद रखना कि जो आपकी कंपनी में आप पैसे दे रहे हो वो उसका यूज़ कैसे करेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये देखो हमेशा कि जो आईपीओ है वो ओएफएस के साथ तो नहीं आ रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंपनीज आईपीओ तो लाती हैं साथ में ओएफएस भी लाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है पैसे का, कुछ इन्वेस्टर जो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वो तो कंपनी को चले जाते हैं, बट जो ओएफएस है उसमें जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, उनके पास चला जाता है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ओएफएस के साथ ला रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, जो उसके प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स क्यों बेचना चाह रहे हैं, क्या जेन्युइनली कंपनी के भले के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए बेचना चाह रहे हैं, या फिर वो सिर्फ शेयर्स बेच के अपनी पॉकेट्स भरना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा आईपीओ के पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड पूरा एक वीडियो, जो लाइव वीडियो है आईपीओ प्रोसेस का कैसे हमें अप्लाई करना है, वो मैं बना के डालूंगा, जिसमें आप देख के समझ सकते हो कि कैसे आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जैसा कि मैं हमेशा बताता ही, बिल्डिंग वेल्थ इज अ मैराथन, डोंट टेक इट लाइक अ स्प्रिंट। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल तेजी से भाग के खूब सारे पैसे कमाना है। कंसिस्टेंटली कमाओ, भले ही थोड़े थोड़े कमाओ, बट कंसिस्टेंटली कमाओ, तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट जरूर कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।